हेलो एवरीवन। तो इस चैनल में हम अब से आयुर्वेद में जो डायग्नोसिस मेथड किस तरह से होती है वो सीखेंगे। मतलब आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार मॉडर्न को जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, मॉडर्न की जो भी टेक्निक्स है, उसको आयुर्वेद में कैसे कंपेयर करेंगे और उसकी मदद से हम आयुर्वेद का डायग्नोस डिसीज़ का किस तरह से करेंगे वो हम देखने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम सीबीसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सीबीसी में जैसे कि आपको पता है कि सीबीसी बहुत बेसिक हिमेटोलॉजिकल टेस्ट है और वो हर एक पैथोलॉजी में कोई भी डिसीज़ में डॉक्टर्स ये एडवाइस तो करते हैं। तो हमें सीबीसी का रिपोर्ट देखकर उसको इंटरप्रिटेशन एज मॉडर्न भी करना आना चाहिए और मॉडर्न आएगा तभी हम उसको आयुर्वेद में कंपेयर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि सीबीसी एक ऐसा इन्वेस्टिगेशंस है जो कि हम मेनली हम पांडु व्याधि जिसको एनीमिया बोलते हैं मॉडर्न के हिसाब से, उसमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके जो डिफरेंट इंडिसेस हैं सीबीसी के, लाइक हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है ना, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी, पीसीवी। तो ये सभी चीज़ क्या है वो हमें पहले समझना होगा मॉडर्न के हिसाब से, तभी हम उसको आयुर्वेद में कहाँ कंपेयर करना है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो सभी जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, सभी इंडिसेस की हमको नॉर्मल रेंज एटलीस्ट पता होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं हीमोग्लोबिन, है ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर हम मॉडर्न के हिसाब से भी देखें तो डॉक्टर्स अगर सर्जरी या कुछ भी करवानी चाहते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि भाई इसका सीबीसी देखो, इसका हीमोग्लोबिन कितना है। अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल से कम होगा तो हम इसकी सर्जरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक मेन इंडिकेटर है, रोगी बल जिसको बोलते हैं। अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग रोगी बल क्या है तो वो लोग यही सब देखते हैं कि भाई इसका हीमोग्लोबिन देखो, इसका फास्टिंग ब्लड शुगर देखो कितना है, ये सब नॉर्मल है कि नहीं, फिर ही हम सर्जरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन, सबसे पहले हीमोग्लोबिन क्या है ना। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि आरबीसी के अंदर रहता है और आरबीसी के थ्रू ये पूरे बॉडी में इसका सर्कुलेशन होता है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके पूरी बॉडी में सप्लाई देने का काम करता है। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी, हीमोग्लोबिन आरबीसी पे चूँकि रहता है तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन कब कम होंगे, कब ज़्यादा होंगे, है ना, कब इसका डिस्ट्रक्शन होगा, कब इसका प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर ये हमें जानना है तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा कि इसके प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, मतलब कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट इसकी भूमिका रहती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होता है, हीमोग्लोबिन जो बनता है ना, या आरबीसी जो बनते हैं वो हमारे बॉडी में जो किडनी में से एक ये होता है हार्मोन जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन करके जो हार्मोन होता है वो ज़रूरी होता है, हमारी किडनी में से उसका रिलीज़ होता है और तभी इरिथ्रोपोएसिस यानी कि आरबीसी बनने की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाती है। एक तो ये है, दूसरा है कि बोन मेरो, कोई भी ब्लड सेल्स है हमारी बॉडी में वो कहाँ से बनते हैं, बोन मेरो के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो उसको प्रोडक्शन करने का डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, सभी जो है वो हमारे बोन मेरो में से स्टेम सेल में बनते हैं। ठीक है, तो अब ये हमको पता है कि कहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, कौन से एंजाइम इसके लिए ज़रूरी है, तब हम जान सकते हैं कि कब इसका प्रोडक्शन कम होगा, कब इसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। तो कोई भी रोग को डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम है तो हम डायरेक्टली उसको आयरन सप्लीमेंट देंगे, फोलिक एसिड दे देंगे तो नहीं चलेगा, है ना, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक रोग में, हर एक रोगी में एक ही रोग के अलग अलग निदान पाए जाते हैं। किसी में एनीमिया है वो डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन, फोलिक एसिड, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सब सप्लीमेंट क्या है, इसको हम रस धातु प्रदोषज विकार में रख सकते हैं, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं रस धातु अच्छे से नहीं बन रही, क्योंकि हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है,
जो आयरन है, B12 है, ये सभी क्या है, न्यूट्रिशन है। तो इनको हम कहाँ रख सकते हैं, रस धातु में रख सकते हैं। तो वहाँ ठीक है कि आप वहाँ पे आयरन सप्लीमेंट दे रहे हो, B12 फॉलिक एसिड दे रहे हो, तो ठीक है, वो उसका वहाँ पे पोषण अच्छे से होगा, रस धातु अच्छे से बनेगी, और रस धातु अच्छे से बनेगी तो आगे की जो धातु है वो भी सब अच्छे से बनेगी। लेकिन कभी कभी ऐसी भी कंडीशन होती है कि पेशेंट ठीक से न्यूट्रिशन तो ले रहा है, फिर भी उसको एब्सॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या उसका डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, तो भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो वहाँ पे हम आम की कंडीशन को ट्रीट करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें उसकी जाठराग्नि, उसकी रस धात्वाग्नि को ठीक करना पड़ेगा, है ना। जो भी कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी है जो कि हीमोग्लोबिन को कम करते हैं, आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये था कि भाई आरबीसी किस तरह से बनता है और हम हीमोग्लोबिन और आरबीसी को आयुर्वेद में कहाँ रख सकते हैं। मेनली हमें रस धातु पे कंसंट्रेट करना है, अग्नि पे कंसंट्रेट करना है, और अगर ऑटो इम्यून डिसीज से डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे हमें आम का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि हीमोग्लोबिन की आपको नॉर्मल वैल्यू बताई है, और कहाँ पे वो इंक्रीज़ हो सकता है, कहाँ पे डिक्रीज़ हो सकता है, वो भी बताया है ना। हमको पता होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी आरबीसी ज़्यादा मिलेंगे, कब कि जब बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। कुछ डिसीज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे सीओपीडी है, हार्ट का फेलर हो गया, तो वहाँ पे बॉडी को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता है, तो बॉडी की ऑक्सीजन हाइपोक्सिक कंडीशन वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो नीड बढ़ती है ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे फिर आरबीसी बढ़ते हैं, ठीक है। फिर कुछ स्मोकिंग जो लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, एक्सरसाइज जो लोग ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे भी उस कंडीशन में वहाँ पे न्यूबॉर्न में वहाँ पे हीमोग्लोबिन आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। और पैथोलॉजिकल कंडीशंस जैसे मैंने आपको बता दी है कि सीओपीडी में, एम्फाइसेमा में, हार्ट डिसऑर्डर्स है, किडनी डिसऑर्डर्स है। फिर एक है पॉलीसाइथेमिया वेरा। पॉलीसाइथेमिया वेरा क्या है, ये कैंसरस कंडीशन है जिसमें हमारी जो बोन मेरो है वो सभी टाइप के ब्लड सेल्स को ज़्यादा बनाती है, जो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो ये कंडीशंस में भी हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। फिर अब हमें देखना है कि भाई हीमोग्लोबिन कम कब होता है, तो उसमें 3-4 कंडीशन हो सकती है। जैसे कि उसका आपको वहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी है, जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे आयरन ज़रूरी होता है आरबीसी बनने के लिए, फिर उसके बाद B12 चाहिए हमको आरबीसी बनाने के लिए, फिर फॉलिक एसिड चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब अच्छे से नहीं मिल पाती है बॉडी को, तब ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो मान लो कि डेफिशिएंसी की वजह से, तो वहाँ पे आप रस धातु को तर्पण करने वाली चीज़ें आप वहाँ पे न्यूट्रिशनल चीज़ें दोगे तो वो वहाँ पे हीमोग्लोबिन अच्छा लेवल में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है कि जहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है हीमोग्लोबिन का, तो वहाँ पे जैसे कुछ एक एनीमिया है कि जैसे कि हाँ, प्रोडक्शन में एक एप्लास्टिक एनीमिया करके भी एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे स्टेम सेल्स होते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन होता है, वो मतलब प्रॉपरली ये हीमोग्लोबिन नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से। तो ऑटो इम्यून कंडीशंस को हम कहाँ पे रखेंगे आयुर्वेद में, आम में रखेंगे, ठीक है। जो भी मतलब कोई भी वजह से डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म की वजह से अगर माल फॉर्म्ड मटेरियल बन रहा है, उसको हम टॉक्सिन बोलते हैं और आयुर्वेद में आम बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको आम की चिकित्सा करनी पड़ेगी, जाठराग्नि की और रस धात्वाग्नि की चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। फिर डिस्ट्रक्शन कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो डिस्ट्रक्शन कुछ एक पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, डेंगू फीवर है, तो मलेरिया है, तो उसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का, ठीक है। तो उसको हीमोलाइसिस बोलते हैं। तो वो तो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई। वहाँ पे पर्टिकुलर जो भी निदानार्थ का रोग है, जिस वजह से हीमोलाइसिस हो रहा है, उसको आप रोक दोगे तो अपने आप यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी एक कंडीशन होती है कि ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया करके एक होता है ना। तो उसमें हमारी इम्यून सिस्टम आरबीसी को एंटीजन मार के
को डिस्ट्रक्ट करने लगती है। तो यहाँ पे भी ऑटो इम्यून वाला कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे भी आप आम की ट्रीटमेंट कर सकते हो, श्रोतोशोधन कर सकते हो, है ना। फिर तीसरी कंडीशन, तीसरी एक तो ऑटो इम्यून होता है जिसको और एक हेरिडेटरी होता है, ठीक है। उसमें भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, स्पेरोसाइटोसिस वाला, बराबर है। फिर उसके बाद कुछ एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें क्या बोलते हैं, आयरन और B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, बॉडी को मिलते तो है लेकिन वो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि सीलियाक डिसीज़ में क्या होता है कि मतलब कि जो भी हमारे इंटेस्टाइनल के जो सेल होते हैं डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम और जेजुनम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द दिस आयरन, एंड दिस आयरन इज़ हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी। तो कई कंडीशन में ये सीलियाक डिसीज़ जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है उसमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल होते हैं वो इसका एब्सॉर्प्शन नहीं कर पाते और उसके चलते एब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, उसके चलते ये क्या बोलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का एक कारण ये है कि यहाँ पे आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है तो एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो वो भी ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो वहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा करनी होगी, उस डिसीज़ की चिकित्सा करनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेते हैं कि परनीसियस एनीमिया जिसमें B12 की कमी होती है। अब B12 का कहाँ पे एब्सॉर्प्शन होता है, स्टमक के अंदर, स्टमक के म्यूकोजल लेयर में जो सेल होते हैं वहाँ पे उसका एब्सॉर्प्शन होता है। लेकिन ऑटो इम्यून कंडीशन से अगर वहाँ पे उसका एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो हमारे आरबीसी ठीक से नहीं बन पाते हैं, तो वो भी एक कंडीशन आप वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, बात हो गई प्रोडक्शन की, डिस्ट्रक्शन की, एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है। डेफिशिएंसी की भी बात हो गई। जेनेटिक कंडीशंस की बात करें कि कुछ एंजाइम्स कम होते हैं बाय बोर्न, ठीक है। जैसे G6PD एंजाइम, G6PD एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन, कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होते रहता है तो उसके थ्रू, वो प्रोसेस के थ्रू हमारे आरबीसी ब्रेक डाउन होते हैं, हमारे आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं। तो वो अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन से बचाने का काम जो है वो करता है G6PD एंजाइम, ठीक है। लेकिन जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये जो G6PD एंजाइम है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये इसकी कमी होने की वजह से जो है कि हीमोग्लोबिन की हमको डेफिशिएंसी मिलती है। तो इस कंडीशन में हम प्रॉपरली तो हम बीज दोष को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको हमेशा के लिए तो नहीं हटा सकते ये बीमारी को, लेकिन हम वहाँ पे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक कर सकते हैं। और कोई भी एंजाइम जो कंडीशन है उसको हम पित्त के साथ, हार्मोन और एंजाइम को हमेशा हम आयुर्वेद में पित्त के साथ कंपेयर करते हैं। तो हमें वहाँ पे अग्नि की, आम की, ये सब ट्रीटमेंट अच्छे से करना है, श्रोतोशोधन करना है, ठीक है, ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम सुधार सके। बाद में दूसरी जेनेटिक कंडीशन आती है थैलेसेमिया, फिर आता है सिकल सेल एनीमिया। थैलेसेमिया में जो हीमोग्लोबिन बनना चाहता है, जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो ठीक से नहीं बन पाते हैं। मालफॉर्म, तो वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि रस धातु अच्छे से नहीं बन रही, कारण कोई भी हो कि जो हमारा क्या बोलते हैं जेनेटिक रीज़न की वजह से हमारी रस धातु अच्छी नहीं बन रही है, मालफॉर्म, आम रूपी रस धातु जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे भी आप रस धातु को ठीक करो, बराबर, जठराग्नि को ठीक करो, तो वो कुछ तो अच्छा बनेगा। जेनेटिक की वजह से बिल्कुल नहीं अच्छा बन रहा है तो 50% तो अच्छा बनेगा, ठीक है। तो वो ट्रीटमेंट आपको करनी है। सिकल सेल एनीमिया में भी यही कंडीशन है कि उसका जो शेप होता है बाई कॉनकेव जो होना चाहिए उसकी जगह कैसा शेप हो जाता है, उसका मिस शेप हो जाते हैं, उसका शेप चेंज होके बन जाता है सिकल सेल लाइक। तो उसकी वजह से वो अलग अलग जॉइंट्स में, अलग अलग स्किन में, अलग अलग जगह जाके वो सेल वहाँ पे क्या होता है, उसका एक्यूमुलेशन होता है, पेन होता है पेशेंट को, है ना। तो वहाँ पे भी आप यही ट्रीटमेंट करो कि रस धातु आम रूप में बन रही है, मालफॉर्म बन रहा है, ठीक है, तो वही ट्रीटमेंट
करनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको अच्छी करनी है। ठीक है, तो ये था अलग अलग हीमोग्लोबिन आरबीसी कब बढ़ते हैं, कब उसका घटते हैं, है ना, कौन सी कंडीशन में, और उसके क्या क्या कारण हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या क्या है, वो आपको याद रखना है। कौन से हार्मोन्स, कौन से एंजाइम्स हीमोग्लोबिन और आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है ना, वो आपको अच्छे से देखना है। तो ये था मतलब हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में कि हमें किस तरह से उसको आयुर्वेद में हम डायग्नोस कर सकते हैं, और उसका अगर हम डिसीज़ का प्रॉपर से निदान करेंगे, अगर मान लो कि कोई है पर्सन, उसको आयरन का कमी नहीं है ना, और फिर भी आप आयरन ही दे रहे हो, जो मतलब आंखें बंद करके उसका डायग्नोस किए बिना, उसका कारण जाने बिना कि आयरन सप्लीमेंट दे दो, B12 दे दो, अरे भाई पर उसका आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो उसको ट्रीट करो ना। वहाँ पे आप आम को ट्रीट करो, आप कितना भी दोगे वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो कैसे आरबीसी बनेंगे और कैसे उसका हीमोग्लोबिन बनेगा। तो ये बात है। दूसरी एक कंडीशन लास्ट है कि सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, वहाँ पे आयरन प्रॉपरली मिलता भी है, पेशेंट का इंटेक भी प्रॉपर होता है, पेशेंट का जो आरबीसी है वो भी उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी कर लेते, लेकिन आरबीसी उसको यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें आरबीसी में फिर आयरन का ओवरलोड होता है, जिसको सिडेरोब्लास्टोसिस बोलते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है वो हम आवरणजन्य वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस आ जाता है, या जो भी है कि आयरन को वो प्रॉपरली आरबीसी यूज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आयरन का ओवरलोड हो रहा है, तो ये भी एक मतलब आयरन के ओवरलोड की वजह से आयरन यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, आम रूपी रस धातु बन रही है। तो आप ये याद रखना कि जो भी डिफरेंट टाइप के हमने इसमें एनीमिया की जो डिस्कशन किया, तो निदान पहले पेशेंट का प्रॉपरली करो कि इसको एनीमिया, यहाँ पे एनीमिया का मैंने एग्जांपल दिया है। कोई भी रोग हो तो पहले वो रोग होने के हर एक इंसान में अलग अलग कारण होते हैं, तो उसको पहले डायग्नोसिस करना सीखो। अगर कारण अच्छे से जानोगे तो उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर पाओगे। देखना है कि अगर डेफिशिएंसी की वजह से, कंक्लूज़न दे देती हूँ मैं कि अगर डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो आप उसको सप्लीमेंट दो, जो भी रस धातु वर्धक आहार विहार है वो उसको बताओ। ठीक है, अगर आपको पता चल रही है कि ये तो ऑटो इम्यून की वजह से आम जन्य कंडीशन है, तो उसकी रस धातु अग्नि अच्छी करो, उसका जठराग्नि ठीक करो, उसका पाचन दीपन करो, उसको श्रोतोशोधन करवाओ। ठीक है, जेनेटिक कंडीशन है तो भी आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सुधार ही सकते हो, है ना, और आवरणजन्य कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।